आपका दुश्मन आपकी कमियों को आपसे बेहतर जानने की कोशिश करता रहता है, तो अपनी कमियों को पहचानना है, उस एरिया को फर्दर स्ट्रेंथन करना है। यही रास्ता होता है इन जियोपॉलिटिक्स एज वेल। आज हम बात करने वाले हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रीजंस हैं यहां पर, क्योंकि हमारा टाइटल है क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम यूटी बना दें। तो ऐसा नहीं है कि केवल चाइना बांग्लादेश ही कारण है, यानी कि अंदर से भी डिमांड है, लेकिन हम सबसे पहले फोकस करेंगे एक्सटर्नल रीजंस पर और उसके बाद जाएंगे कि हाँ इंटरनल ऑलरेडी काफी कुछ डिमांड्स बनी हुई हैं और प्रोविजंस इन प्लेस भी हैं, मतलब ऐसा किया जा सकता है। और जरा इस हेडलाइन से तो कुछ कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा होगा। न्यू यूनियन टेरिटरी नॉर्थ बंगाल इज अ मैटर ऑफ टाइम, ग्रेट कूच बिहार स्टिल लीडर अनंता राय सेज दैट। हम जानेंगे इस पूरे इशू को भी, लेकिन एंड में सबसे पहले एक्सटर्नल रीजन, क्योंकि दूसरा कमी का या कमजोरी का इस्तेमाल कर सकता है ना। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं, ऐसा कुछ हम सब इस बात को जानते हैं, राइट। यहां पर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का ट्राई जंक्शन है और यहां पर ये जो पूरा एरिया है दिस इज एक्चुअली बंगाल। तो इधर वाले पार्ट को हम कह रहे हैं नदर्न बंगाल और इसको कह रहे हैं वेस्ट बंगाल का साउथ वाला बंगाल पार्ट। ऑलरेडी डिमांड इस पर काफी उठ चुकी है कि नॉर्थ बंगाल को आप सेपरेट कर दीजिए। कहा जाता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक कार्टोग्राफिक रेलिक है, जो कि हमारे कॉलोनियल एम्पायर जो हम पर था एम्पायर, उसने हमें गिफ्ट में दिया है कि जाओ अब तुम्हारी एक वल्नरेबिलिटी रहेगी, एक ऐसी आर्टरी कि अगर इसको कट किया तो यू आर गोइंग टू ब्लीड एंड ब्लीड इनफ दैट यू मे लूज अ लॉट। और इसका एक बड़ा एक्चुअली डिलेमा देखिए कि बॉर्डर पर जनरली ये देखा जाता है कि हाँ अगर साउथ एशियन बॉर्डर्स पर देखा जाए तो यू हैव सम टफ टेरेन्स ऑन बॉर्डर्स कि हाँ दूसरा अगर एक्सेस करना चाहे तो आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के दोनों तरफ हमें एक वास्ट अमाउंट ऑफ प्लेन्स मिलते हैं। तो प्लेन्स अगर मिलते हैं तो वहां से आपको नहीं लगता कि जो ट्रांसग्रेशन ऑफ बॉर्डर्स है वो भी आसान होगा, राइट। करीब 60 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है और जो नैरोएस्ट पॉइंट है उस पर 21 किलोमीटर विड्थ हमें दिखती है। 2003 में एक समझौता हुआ कि चाइना रिकॉग्नाइज करता है कि सिक्किम इंडिया का पार्ट है और इंडिया रिकॉग्नाइज करे कि हाँ तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। लेकिन डोकलाम विवाद हमने देखा, यानी कि डोकलाम विवाद है तो भूटान और चाइना के बीच में, लेकिन क्योंकि वो चुंबी वैली, हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ये इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब है और यहां पर अगर चाइनीज फोर्सेस डिप्लॉय हो जाएं तो ऐसे में उनका इस वाले पार्ट को भारत के अन्य भाग से कट कर पाना आसान हो जाएगा, जो कि मेजर रूट है हमारे ट्रेड का, हमारे यहां पर जो स्ट्रेटेजिक बेसिस है हमारे मिलिट्री के, वहां पर सप्लाईज का। वाई वी शुड एक्चुअली मेक सिलीगुड़ी अ यूटी। एक रीजन तो है कि जरा रूट देखिए, हम कह रहे हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं। एक्ट ईस्ट का मतलब है कि हमारा जो ध्यान है इस नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करना है और नॉर्थ ईस्ट में हम कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को अगर हम फर्दर आसियान के अलग अलग एरिया से कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है व्यापार करना आसान होगा। जब यहाँ पर जॉब्स ज़्यादा मिलने लगेंगी तो जाहिर सी बात है कि जो इंसर्जेंट्स हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का फायदा उठाकर यूथ को बरगलाते हैं, भारत को तोड़ने का काम करते हैं, वो भी कम होगा। भारत सरकार ने इस काम के लिए अलग से मंत्रालय बनाया, अलग से डिपार्टमेंट बनाया, डॉनर, राइट। डिपार्टमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन इज अ सेपरेट रीजन, सेपरेट डिपार्टमेंट। बट द पॉइंट इज वो सक्सेसफुल कब होगा जब ऐसे स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स हैं उस पर अपने आप को मजबूत करेंगे। तो पहले हमें वल्नरेबिलिटी भी पता होनी चाहिए, तो एक एक करके जानते हैं। गेटवे है आसियान का, ये बात तो हमें पता है। थ्रेट्स, दोनों तरफ से थ्रेट हैं, चाइना की तरफ से भी बांग्लादेश की तरफ से भी। चाइना क्योंकि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इट्स नॉट लाइक कि केवल वो डोकलाम में बना रहा है, अरुणाचल के डिफरेंट एरियाज में, यानी कि उसके ऊपर वाली साइड हमने ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखे, मैं भी आपको यहां पर दिखाऊंगा भी। एक और बात, कई बार आपको लगता होगा दिमाग में, अच्छा यार बॉर्डर बना हुआ है तो बॉर्डर पर ऐसा कैसे हो सकता है कि चाइना रोड बना ले, ब्रिजेस बना ले और हमें पता न लगे। एक्चुअली हमने जो मैप बनाया हुआ है चाइना उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। चाइना क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं करता तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे एरिया में हर एक पॉइंट पे वी हैव बार्ब्ड वायर्स, ऐसा नहीं है। कई जगह इतने टफ टेरेन हैं, यानी कि रिजेस हैं, हिल्स हैं, बीच में यू हैव रिवर्स, तो वहां पर पेट्रोलिंग कर पाना भी काफी मुश्किलात हमें देखने पड़ते हैं। तो इसका फायदा चाइना उठाता है।
बांग्लादेश की तरफ से इलीगल इमिग्रेशन और इलीगल जो माइग्रेशन होता है, अब उसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साथ में बांग्लादेश में खुद ह्यूज नंबर ऑफ इन्फ्लक्स हो रहा है रिफ्यूजीज का म्यांमार की वजह से, और वहां पर हम देख रहे हैं रेडिकलाइजेशन ऑफ दीज पीपल जो रिफ्यूजी कैंप्स में है, तो वो भारत के लिए भी खतरा बनते हैं। और ऑलरेडी हम नॉर्थ ईस्ट में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, उसका एक बड़ा कारण ये इलीगल इमिग्रेशन है, राइट, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज को लगता है कि बाहर से यानी कि बांग्लादेश की तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनके हकों को ले रहे हैं, तो फर्दर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट हो जाता है और इससे नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये हैम्पर करती है। तो आप खुद ही सोचिए, जो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है और फिर फर्दर कनेक्ट करना है, जो इंडिया की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है इस एरिया में, वो कैसे हो पाएगा अगर ये रीजंस हम फेस करते रहेंगे। अब चाइना की कुछ एक्सक्लूसिव एक्टिविटीज देखिए इस रीजन में। देखिए ये रिवर है, रिवर पर हमें इस फोटो में मतलब जो लिया गया था सैटेलाइट मैप 2022 में, तो यहां पर एक्सकवेशन दिख रहा है और यहां पर ये ब्रिज दिख रहा है, प्लस ये आप देख रहे हैं सो दीज आर फाउंडेशंस, मतलब यहां पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसकी फाउंडेशन है, नींव डाली जा रही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहां पर पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि चाइनीज इन एरिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, राइट, और हम भी वहां पर काउंटर करने की कोशिश करते रहते हैं, बट चाइना क्या करता है, इन जगह पर वो विलेज स्टैब्लिश कर देता है। सुदूर इलाकों से चाइना जो है सिविलियन पॉपुलेशन को लाकर यहां पर बसाया था और कहता है देखो ये तो हमारा गांव है, हमारे लोगों का गांव है, और अगर इंडियन फोर्सेस यहां पर आएंगी तो यानी कि वो तो हमारे गांव के लोगों को चाइनीज, क्योंकि उनके पास चाइनीज पेपर है, चाइनीज पासपोर्ट है, तो ऐसे तो वो कह देगा कि हम तो अब अपने लोगों को बचाने के लिए कन्फ्रंटेशन करेंगे। तो दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग। डोकलाम वाले एरिया में हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन देखे हैं। इससे चाइना को फायदा क्या होगा, इस ब्रिज इन जैसे ब्रिजेस के बहाने, प्लस जो रोड्स का चाइना बना रहा है, जैसे कशगर से लेकर, कशगर यानी कि मैं जिंगजियांग रीजन की बात कर रहा हूं, उससे लेकर ल्हासा यानी कि तिब्बत तक एक रोड, तो इसके थ्रू चाइना आसानी से मोबिलाइज कर पाएगा अपने ट्रूप्स को, उनको जो सप्लाईज चाहिए उनको, राइट। और इस डिप्लॉयमेंट से हमें स्ट्रेटेजिक यू कैन से प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस अदर एरियाज में हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के, तो जो रिजेस हैं, हमें रिजेस के जो यू कैन से गैप्स हैं, वहां पर भी ऐसे ही कई सारे विलेजेस दिखते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि केवल एक जगह है, कई जगह पर ऐसी सैटेलाइट मैप से पता लग रहा है जहां पर पहले ऐसे कुछ यू कैन से हैबिटेशंस नहीं थी या वहां पर लोग नहीं रहते थे, वहां पर भी अब लोग दिख रहे हैं हमें। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश का रूट हमारे लिए फ्री नहीं है, मतलब ओपन नहीं है। वी कैन नॉट क्रॉस बांग्लादेश लाइक अ FTA, राइट, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा और आसानी से आ जा सकते हैं बिना किसी यू कैन से कस्टम ड्यूटी के। तो अगर हमें अपने सामान को सही दाम पर नॉर्थ ईस्ट में रखना है, और नॉर्थ ईस्ट से सामान सही दाम पर यानी कि उचित दाम पर, ऐसा दाम जो मार्केट कॉम्पिटिटिव हो, वो भारत के अन्य इलाकों में पहुंचाना है, तो हमें फिर सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है इस पर हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ा कारण है। ऑलरेडी हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को साउथ एशियन ट्रेड हब डेवलप कर रहे हैं। ये क्या है, ये देखिए यहां पर दिख रहा होगा आपको सिलीगुड़ी, ये दार्जिलिंग यार सिलीगुड़ी। अब यहां पर देखिए हम कोलकाता से सिलीगुड़ी, ये आपको एक जो ट्रेन का लिंक दिख रहा है, प्लस यहां से हल्दीबरी से चिल्हाटी, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक है, क्योंकि इसके थ्रू हम बांग्लादेश के साथ यहां पर ट्रेड कर पा रहे हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हो कि जो रेलवे लिंक है, हाउ वी हैव प्लान्ड, एक्चुअली इस प्लान के पीछे एक और खास बात है। ये जो पूरा लिंक है, ये इस एरिया में जो हमारे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस हैं उनको भी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ट्रेड का काम भी हो रहा है, प्लस इस वाले फ्रंट पर यहां पर जो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, वो एक्चुअली एक मेन जंक्शन का काम कर रहा है। वहां से दो तरफ रूट निकलते हैं, एक तो गुवाहाटी आसाम की तरफ और फिर अरुणाचल तमांग की तरफ। और आपको पता है तमांग स्ट्रेटेजिक यू कैन से लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा ट्रेड वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है, जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और दूसरा जो आपकी जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको भी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमें फर्दर स्ट्रेंथन करना है, तो अगर यूटी यहां पर बना दी जाए, तो केंद्र सरकार के लिए इन योजनाओं को वहां पर इंप्लीमेंट करना, मुझे बताइए आसान होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, लैंड एक्विजिशन हमें करना पड़ता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, और लैंड एक्विजिशन किसके पास आता है, इस स्टेट के पास आता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें तो वहां पर भी शेयर होता है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल 75% शेयर बाय सेंटर एंड 25% बाय स्टेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेलवेज, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर स्कीम्स। द रीजन इज
व्हेन आई एम सेइंग वी हैव टू स्ट्रेंथन दिस एरिया, मतलब जिसको चाइना हमारी वल्नरेबिलिटी मान रहा है उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं। मतलब इट्स लाइक कि वहां पर इतनी स्ट्रेंथ इन्फ्यूज कर दें, बी इट ट्रेड, बी इट मिलिट्री कैपेबिलिटी, बी इट डेवलपमेंट, यू कैन से कनेक्शन विद अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी कि अगर सिलीगुड़ी की स्थिरता नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अन्य क्षेत्रों के लिए भी जरूरी हो जाए तो इससे चाइना पर क्या दबाव पड़ेगा? चाइना पर दबाव पड़ेगा कि भाई सिलीगुड़ी की तरफ मत देखना, यानी कि डोकलाम से थोड़ा ऊपर ही रहो, इसमें दखलंदाजी नहीं। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का रूल क्या है? रूल है कि केवल लोकेशन पर अगर आपको दूसरे को डिफीट करना हो तो ऐसा नहीं है कि केवल वहां पर आप मिलिट्री पावर को इन्फ्यूज कर दोगे, देन यू आर गोइंग टू बी इन कैन से इन अ स्ट्रांग पोजीशन। इट्स अबाउट हाउ मेनी नेशंस आर टुगेदर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ दैट रीजन। और आपको पता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी दूसरे के लिए नहीं खड़ा होता, व्हाट मैटर्स टू देम इज नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि जब उनका खुद का हित इस पूरे रूट को स्ट्रेंथन करने के लिए होगा तो जाहिर सी बात है ऐसे में दे विल बी कलेक्टिवली स्टैंडिंग विद इंडिया एंड दैट वुड एक्चुअली डिफ्यूज द चाइनाज इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। ये बात लॉजिक समझ में आया आपको? यही बात मैंने यहां पर बताई है। अब ये आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री जो फॉर्मेशंस हैं हमारी, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी जो आपका रेलवे स्टेशन है दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग, यही मैंने आपको बताया। नाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए व्हाट वी नीड टू एक्चुअली यू कैन से जो कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी है हमारी, जो हम कनेक्शंस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग कि हम आपके मिजोरम से लेकर और थाईलैंड तक हम ट्राइलेटरल हाईवे बनाएंगे, फिर कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट कनेक्टिंग some of the areas in ASEAN nations to the some states of Northeast. It is about opening all those routes and securing all those routes which actually connects Northeast to other areas of India. तो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर जो ये देख रहे हैं आप, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, कूच बिहार, अब ये जो एरिया है यहां पर कई जो बीजेपी एमएलएज हैं उन्होंने खुद ये मांग करी है कि इस एरिया को यूटी करार दिया जाए। तो यानी कि इंटरनल भी हमारे पास यहाँ पर एक यू कैन से एक सपोर्ट है। नाउ चुम्बी वैली, ये है चुम्बी वैली। अब ऑलरेडी भूटान को चाइना ऑफर कर चुका है कि भूटान ऐसा करो, हमारा ना आपके साथ यहाँ पर भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। भूटान मतलब करे यहाँ कब से बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ? तुम कह रहे थे यहाँ पर डिस्प्यूट है, क्योंकि इस एरिया को चाइना क्लेम करता है अपना। तो चाइना ने कहा नहीं नहीं है तो है अब इशू। तो भूटान कह रहा है कि व्हाट वी शुड डू, दिस इज आवर एरिया। तो नाउ चाइना वाज सेइंग कि वी आर गिविंग एन ऑफर विच यू कैन नॉट रिफ्यूज। तो भूटान कह रहा है कि देखो ऐसा गॉडफादर मूवी हमने भी देखी है, हमें मत सुनाओ तुम, क्या ऑफर है तुम्हारा। तो भूटान को कह रहे हैं कि देखो हम आपको यहाँ पर डबल के आसपास, मतलब ज्यादा एरिया दे देंगे अपनी तरफ से, और आप हमें यहाँ पर कम एरिया दे दो, लेकिन वी नीड फर्दर डेप्थ इन चुम्बी वैली। तो भूटान कह रहा है कि देखो वही बात, यू आर सेइंग कि you are going to make me an offer which I can't refuse, but this offer I am outrightly refusing। कारण क्योंकि भूटान को पता है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इंडिया इज अ बेटर एलाय, राइट। वी हैव अ हिस्ट्री एंड वी हैव प्रेजेंट एंड वी हैव फ्यूचर एज वेल। तो भूटान कह रहा है नहीं नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, क्यों हम पंगा लें इंडिया के साथ, वी हैव गुड रिलेशंस। क्योंकि भूटान को पता है क्यों चुम्बे वैली में जाना चाह रहा है, कारण क्योंकि जिससे वो इस वाले रूट से मतलब हमारे ऊपर वो एक दबाव बना सके, राइट। तो ये उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं, जब डोकलाम विवाद हुआ था, जब पता लगा कि यहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया, स्टैंड ऑफ हुआ। उसके बाद अजीत डोभाल जी चाइना गए और फिर वहाँ पर फाइनली रिजॉल्व हुआ कि चलो वी आर डिफ्यूजिंग दिस इशू। बट इशू डिफ्यूज नहीं हुआ, कह रहे थे डिफ्यूज करेंगे इशू को, बस उस टाइम पर स्टैंड ऑफ जो है वो डिफ्यूज हो गया था, राइट। लेकिन अभी भी पता लगता है कि यहाँ पर वो डेवलपमेंट करते रहते हैं चाइनीज, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था रिच के पास जो भी मैप दिखाए थे। हमने जो ये वाला पार्ट है इनका, मतलब भूटान का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर हमने अपनी फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन इट्स नॉट लाइक वी आर डिप्लॉइंग इन फॉरेन टेरिटरी। हम वहाँ पर भूटान की फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, ट्रेनिंग देने के लिए गए हुए हैं हम इस एरिया में, वैसे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है चाइना के अगेंस्ट। इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। अब सेकेंड ARC ने कहा था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट इज लाइक स्टेबल एक्चुअली एनार्की। मतलब क्या हुआ, लगता है स्टेबल कई कारणों से, बट हमें यह भी पता रहता है कि बार बार वहां पर
एथनिक वायलेंस चलती रहती है, सेसिनिस्ट यानी कि अलगाववादी मूवमेंट चलती रहती हैं, और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है इसका फायदा उठाते रहते हैं। इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट एक मेन यू कैन से इशू है इस एरिया का, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट प्लस नॉन ट्राइबल जो बिजनेसेस हैं उसमें ट्राइबल्स का कनेक्ट ना हो पाना, ये भी एक इशू है। जो इलीगल माइग्रेशन दूसरे एरिया से होता है जैसे कि बांग्लादेश, वहाँ से इश्यूज हैं, और डिमांड जो सेसेशन की होती है। इसका सोल्यूशन कहा जाता है कि यूटी अगर आ जाए तो सेंटर के पास डायरेक्ट कंट्रोल होगा। डायरेक्ट कंट्रोल होगा तो सेंटर जो है बिना लोकल पॉलिटिकल कंपल्शंस के डायरेक्ट उसको हैंडल करेगा। अभी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो टीएमसी का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो सदर्न पार्ट कहा जाता है, ना कि नदर्न पार्ट। नदर्न पार्ट में वी हैव जीटीए, गोरखालैंड टेरिटोरियल एरिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पर ऑटोनोमस एक्चुअली दर्जा है गोरखास को, द पार्टिसिपेशन ऑफ गोरखास इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एरिया। तो इससे पहले वहाँ पर एक्चुअली डीजीएससी होती थी जो 1988 में बनाई गई थी। मैं बात कर रहा हूँ दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की। फिर 2012 की बात करें तो वो बंद कर दी गई थी डीजीएससी, और फिर 2012 में ये जीटी आ गया था। तो इनिशियली जो गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा है, जो एक्चुअली जीजेएम जो सबसे मजबूत पार्टी कही जाती है इस एरिया की, उसने भी ये मांग करी थी कि हम यूटी बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उन्होंने उनकी मांगे ना मानी सो दे वुड एक्चुअली फेवर कि यहाँ पर एक यूटी बना दी जाए। कई लोग वहाँ पर अलग से स्टेट की मांग भी करते हैं। नाउ अब कुछ इंटरनल रीजंस, जो नदर्न पार्ट है जिसको हम नॉर्थ बंगाल बता रहे हैं, तो वहाँ पर 3 चीज़ें फेमस हैं, दैट इज टी, टूरिज्म एंड टिम्बर। इनका कहना है कि इन 3 टी से जो मेजर कमाई होती है उसका जो खर्चा होता है मेजर इस एरिया पर के डेवलपमेंट पर नहीं हुआ, दूसरे एरिया पर हुआ है, सदर्न पार्ट पर हुआ है। ये एक मेजर एक्चुअली रीजन भी रहता है जिस वजह से अलग प्रदेश की या अलग जैसे ऑटोनोमस रीजन की मांग की जाती है। अब इंटरनल पर अब देखिए इस पर मिक्स रिव्यूज हैं। जैसे जो तृणमूल कांग्रेस की लीडर है ममता बनर्जी जो सीएम है, उनका कहना है कि मैं बंगाल को के 2 टुकड़े नहीं होने दूंगी। सो दैट्स एन इमोटिव इशू एज वेल, राइट, इमोशन वाला इशू भी वहां पर है। अब इंटरनल लेकिन कुछ रीजन जो सपोर्ट में है कि हाँ भाई यूटी बना दो यहाँ पर, वो इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी है, पॉलिटिकल भी है। इकोनॉमिक रीजन जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर टी, टूरिज्म एंड टिम्बर, इसकी मेजर कमाई, प्लस इनका कहना है कि कहीं ऐसे एरियाज में जैसे हॉर्टिकल्चर है, राइट, स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, फ्लोरिकल्चर है, एक्वा कल्चर है, कहीं ऐसे एरियाज है जहां पर हम बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते थे लेकिन इतना मेजर इन्वेस्टमेंट या फोकस नहीं हो पाया। अब कई सारे हमने वायलेंट यहाँ पर यू कैन से डिमांड्स देखी हैं दैट वी वांट सेपरेट स्टेट, जो इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। अलीपुरद्वार और मती जो मैंने नक्सलबड़ी वाला जो एरिया है प्लस ये फुलबड़ी वाला जो एरिया है, यहाँ के एमएलएज ने कहा है कि हम तो अलग से यूटी बनाने की मांग करते हैं। कल्चरल रीजंस भी हैं, देखिए ये पॉलिटिकल रीजंस हो गए, राइट, पॉलिटिकल डायमेंशन। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर ये बीजेपी से हैं और केंद्र में बीजेपी है, और किसी राज्य से अलग से यूटी कार्व आउट करना इसकी पावर केंद्र सरकार के पास होती है। तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में ऐसा बिल लाती है और उसके बाद ऐसा होता है, ठीक है। कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये पॉलिटिकल है। कल्चरल रीजंस भी हैं, जैसे कहा जाता है कि अगर हम इस रीजंस की बात करें यानी कि नदर्न बंगाल की बात करें तो वहां पर गोरखा, कोच राजवंशी जो कहते हैं कि हम कोच जो डायनेस्टी थी तो उससे कनेक्टेड है, एंड आदिवासी। उनका कहना है कि इन तीनों जो कि मेजरली इस एरिया में पाए जाते हैं, इनका कल्चर बंगाली पॉपुलेशन से अलग है, तो कल्चरल बेसिस पे भी एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं। सो बंगाली से अलग आइडेंटिटी रखते हैं, तो ऐसे में एक सेपरेट यूटी बनाया जा सकता है। अब कुछ कानूनी जो पहलू है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है, जो पार्ट 1 में मेंशन है वो कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी राज्य की जो टेरिटरी है उसको ऑल्टर कर सकती है, ऑल्टर कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है अगर वेस्ट बंगाल से अलग से ये यूटी निकलेगी तो वहाँ पर आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो यू कैन से टेरिटरी है वो ऑल्टर होगी। क्या इस संबंध में वेस्ट बंगाल के पास बिल जाएगा? जी हाँ जाएगा, क्योंकि देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि केंद्र के मोदी जी, अमित शाह जी, राइट, पहला स्टेप होगा कि वो इस संबंध में बिल प्रेजेंट करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सामने, मुर्मू जी के सामने, कि मैम ये हमारा तरीका है, फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल के नक्शे को चेंज करना चाहते हैं कि एज पर आर्टिकल 3, क्योंकि आर्टिकल 3 ये पावर पार्लियामेंट को देता है, ठीक है। इन्होंने प्रपोज कर दिया ये बिल। नाउ दिस बिल नीड्स टू बी सेंड
टू द वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेचर। जो वेस्ट बंगाल का स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास ये बिल आएगा। जब ये बिल यहाँ पर आएगा तो स्पेसिफिक टाइम भी दिया जाएगा कि इतने टाइम में आप इस बिल को वापस भेजो। अब ये क्या कर सकते हैं, ये यस भी बोल सकते हैं कि जी हम तो खुश हैं, कर दीजिए, अच्छी बात है, देश मजबूत होगा, राइट, आसान हो जाएगा यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए कंट्रोल करना, तो ठीक है, यस, राइट। अगर उन्होंने कहा नो, या फिर वो कह सकते हैं कि हम कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं इस बिल में, हम नहीं चाहते कि इन 4 डिस्ट्रिक्ट को ले लो, हम चाहते हैं 3 को ही लो, ऐसा कुछ अमेंडमेंट। तो ये अपने जो सजेशन है वो विद इन टाइम यहां पर भेज सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर जो भी सजेशन ये देंगे, चाहे वो नो बोलें या फिर कुछ सजेशन दें, ठीक है, दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर, यानी कि केंद्र सरकार पर ये बाइंडिंग नहीं होते। अब आप कहोगे सर ये क्या मजाक है, फिर भेजा क्यों था इनके पास जब इनकी माननी नहीं थी। एक्चुअली राज्य के पास इसलिए भेजा जाता है क्योंकि हो सकता है राज्य इस संबंध में कुछ अच्छी सलाह दे दे, और डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन डिस्कशन डेलिब्रेशन, राइट। तो कहीं से भी एक अच्छा सलाह आ सकता है। अगर मान लीजिए विद इन टाइम इन्होंने वापस ना करा, फिर क्या होगा, ये रखकर बैठ गए, तो मान लिया जाता है कि भाई आपने वापस भेज दिया। तो एक तरीके से आपको इन्हीं स्टेप से अभी तक पता लग गया होगा कि मेजर पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, राइट। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट इस बिल को और लोकसभा के पास भी भेज सकते हैं और राज्यसभा के पास भी भेज सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था, फोर्थ स्टेप दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपने राज्यसभा में भेजा, ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप, ठीक है। अब राज्यसभा से जब ये पास हो जाएगा तो फिर इसको जाना होगा लोकसभा के पास, ये फिफ्थ स्टेप हो गया, और लोकसभा से जैसे ही पास होकर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देंगे तो ये एक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी बॉर्डर को ऑल्टर करते हो। अब इसमें काम की बात क्या है, यूटीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में नहीं बताया हुआ, राइट। यूटीज को लेकर सेपरेट हम आर्टिकल 239, 240, 241 यहां पर जिक्र करते हैं। यहां पर देखते हैं, ऑलरेडी हमारे पास ये यूटीज हैं, जैसे लद्दाख, दिल्ली, जे-एंड-के। हमारे पास केवल 3 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका अपना एक लेजिस्लेचर होता है, जो है जे-एंड-के, दिल्ली एंड पुडुचेरी। बाकी किसी भी यूटी में अपना लेजिस्लेचर नहीं है, अपनी विधानसभा नहीं है, विधानसभा के चुनाव या अपना सीएम नहीं होता। दिल्ली में होता है, पुडुचेरी में होता है, जम्मू कश्मीर में होगा जब वहां पर चुनाव होगा, राइट। टाइप्स ऑफ यूनियन टेरिटरी 2 होती हैं, एक तो विद लेजिस्लेचर, एक विदाउट लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर 3 ही है, बताया आपको, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, राइट। जो जहां से लेजिस्लेचर है, जहां पर लेजिस्लेचर जाहिर सी बात है वहीं से राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हो गई, फिर वो ये तीनों ही होगी, इन तीनों का ही राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन होगा। अब नीड क्या होती है किसी यूनियन टेरिटरी को बनाने की, आप याद रख सकते हैं SDF। एस का मतलब है साइज। अगर किसी का साइज इतना छोटा है कि वो अपने आप में अलग राज्य सस्टेन नहीं कर सकती, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा हो गया अगर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कल्चर। डिफरेंस इन ज्योग्राफी का क्या मतलब, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर केंद्र सरकार अपने अधीन रखे, अलग से अधीन मतलब केंद्र सरकार अपना डायरेक्ट कंट्रोल रखे, तो उसके डेवलपमेंट में ज्यादा एक्चुअली पुश हो सकेगा, ऐसा एक लॉजिक दिया जाता है। तो डिफरेंस के बेसिस पे अगर मर्ज कर दें, डिफरेंस है तो शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिव या कल्चरल कोहेरेंस ना आ पाए, ऐसा आइडिया यहां पर दिया गया। तीसरा होता है एफ मतलब फाइनेंस। अगर फाइनेंशियली वायबल नहीं है, अगर राज्य बना दो तो राज्य की अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो जिम्मेदारियां के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, तो पैसे के लिए आपके पास साधन होने चाहिए आपके राज्य में, तो ये वाला पॉइंट भी देखा जाए। तो SDF आर 3 रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच हम यूटी को कार्व आउट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको बताया, आर्टिकल 3 में तो बताया है कि जो बाउंड्रीज हैं आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, जैसे कि हमने स्टेट के बाउंड्री को ऑल्टर कराया, क्योंकि उसी तरीके से तो फिर आप बनाओगे। अब 239, 40, 41 जो आपको बताया मैंने, यहां पर मेंशन है यूटी से रिलेटेड प्रोविजंस। अब 239A मतलब 239A इट इज अबाउट कि ऐसी यूटीज जहां पर अलग से लेजिस्लेचर भी बनाया जा सकता है, 239A, ठीक है। लेकिन जैसे दिल्ली हुआ तो दिल्ली के लिए अलग से 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके थ्रू 239AA अलग से एक आर्टिकल ऐड किया गया। जम्मू कश्मीर वाला रिसेंट केस था, राइट। सो द पॉइंट इज, इस तरीके से आप कार्व आउट करते हो किसी यूटी को। तो हमने 3 चीजें देखी, कौन से इंटरनेशनल रीजन है जिसकी वजह से सिलीगुड़ी को बनाने की जरूरत है यूटी। फिर हमने इंटरनल रीजंस देखे, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक,
और उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे। मुझे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब जरा क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द नीड फॉर क्रिएटिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर एज यूटी। नीड क्या है, तो रीजंस देने हैं आपको। तो आई थिंक कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी यहां पर अब फाइन ट्यून हुई होगी। शशांक त्यागी फॉर यू, यहां पर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, सारी अपडेट्स यहां पर आती रहती हैं। कुछ किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में यहां पर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए।